दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में हिटलर का नाम हज़ारों बार सुना होगा, और अगर हिटलर का नाम सुना होगा तो यहूदियों के बारे में भी थोड़ा बहुत ज़रूर जानते होंगे। जी हाँ, वही यहूदी जो इन दिनों फ़लस्तीनी मुसलमानों के खून से होली खेल रहे हैं और पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आज से लगभग 80 बरस पहले यहूदियों के साथ होने वाली उन घटनाओं का जिक्र करने जा रहे हैं जो आपका रूह कँपा देगी। और क्या वो यहूदी जो उस वक्त मारे गए थे किसी और के हाथों, आज वो बदला ले रहे हैं किसी और से? इससे पहले कि मैं मुद्दे पर आऊँ, आपको बता दूं कि मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप YouTube चैनल ग्लोबल बाउंड्री देख रहे हैं। आप बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का आइकन बना होगा उसको दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी मिल जाए। और अब आइए मुद्दे पर आते हैं और डिटेल में देखते हैं कि आखिर यहूदियों को हिटलर ने क्यों मारा था। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1933 से लेकर 1945 के बीच में हिटलर ने जर्मनी का जो तानाशाह था उसने जूस कम्युनिटी को किस तरीके से मारा था बेदर्दी के साथ, उसी पूरे इंसिडेंट को जूश होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। और इसको मारने में, इस होलोकॉस्ट को करने में न्यूरमबर्ग लॉज का बहुत बड़ा किरदार था। इसके 7 आर्टिकल्स थे। मैं इसकी डिटेल्स कभी आपको दूसरे किसी क्लॉज में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं एक दूसरी कहानी बताने जा रहा हूं कि जूस होलोकॉस्ट बेसिकली क्यों हुआ था, यहूदियों को हिटलर ने क्यों मारा था और उसके पीछे क्या तमाम कुछ रीज़न्स थे, और क्या जितने आंकड़े यहूदियों के मारे जाने के बताए जाते हैं दुनिया में 60 लाख, क्या वही आंकड़े थे या उससे कुछ कम या ज़्यादा थे। तो ये तमाम कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूरमबर्ग लॉज जो था वो 1935 में लाया गया था। ये ऐसे ही था जैसे कि भारत में CAA लाया गया था अमित शाह द्वारा, तो कुछ इसी तरह का था, बल्कि सिमिलर था, काफ़ी हद तक मिलता जुलता था। तो न्यूरमबर्ग लॉज ने इतना ज़्यादा यहूदियों को इफेक्ट किया, इतना ज़्यादा इफेक्ट किया कि बड़ी संख्या में जर्मनी में यहूदी मारे गए, पोलैंड में मारे गए, और उस पूरे हादसे का जिम्मेदार हिटलर को ठहराया गया। दरअसल जो न्यूरमबर्ग लॉज थे उसके 7 आर्टिकल्स थे। हम कभी सेपरेट न्यूरमबर्ग लॉज के बारे में लेक्चर लेंगे तो उसको आपको बताएंगे कि कंप्लीट न्यूरमबर्ग लॉज क्या था, लेकिन फिलहाल कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स आपको बता देते हैं क्योंकि न्यूरमबर्ग लॉज ने होलोकॉस्ट में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। दरअसल यहूदियों से हिटलर बहुत ज़्यादा नफरत करता था, और उस नफरत का रीज़न कोई पॉलिटिकल या रिलीजन रीज़न नहीं था, बल्कि हिटलर का ये मानना था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो ज्यूश की वजह से, यानी यहूदियों की वजह से जर्मनी हारा था। यानी जर्मन के यहूदियों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को धोखा दिया, उसके पीठ में छुरा घोंपा था, इसी वजह से जर्मनी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हार गया था। ये ऐसा हिटलर का मानना था। यही वजह थी कि हिटलर यहूदियों से बहुत ज़बरदस्त नाराज़ हो गया और उसने उनको चुन चुन के मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। इसके अलावा एक रीज़न और बताया जाता है कि हिटलर की कोई गर्लफ्रेंड थी जो यहूदी थी और उसने हिटलर को धोखा दे दिया था, और उसके सनक में हिटलर ने पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर लिया। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं, कोई सबूत नहीं है, तो इसलिए हम उस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर ऑथेंटिफिकेशन के साथ कहा जा सकता है कि जर्मनी के हार का कारण बताया था हिटलर ने यहूदियों को, और कहा था कि यहूदियों के कारण से जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारा था। तो बेसिकली इस वजह से हिटलर ने यहूदियों को मारना शुरू कर दिया। फिलहाल हम आपको ये बताते हैं कि न्यूरमबर्ग लॉज या उसके अलावा क्या कुछ बड़े बड़े मेजर पॉइंट्स थे जिसके बेस पर यहूदियों को बड़े पैमाने पर टारगेट किया गया और यहूदियों को नरसंहार किया गया। तो यहूदियों के खिलाफ जो बड़ा कदम उठाया गया था वो बेसिकली बिजनेस के बाइकआउट करने की बात कही गई थी, और कहा था कि यहूदियों के साथ कोई भी जर्मन का व्यक्ति लेन देन ना करे, उनका कंप्लीट बिजनेस बाइकआउट किया जाए। उसके अलावा प्रेस पर अगर किसी तरह का यहूदियों का आधिपत्य हो तो उसको सेंसरशिप किया जाए, और साथ ही साथ न्यूरमबर्ग लॉज के अंतर्गत यहूदियों को ये कहा गया था कि आप येलो बैचेस लगाएंगे, यानी स्टार ऑफ डेविड लगाएंगे, ताकि आपको पहचानने में आसानी हो जाए कि ये यहूदी है, ये नॉन यहूदी है। यानी एक तरीके से सेग्रीगेशन का काम किया गया, अलग अलग करने का काम किया गया, ताकि टारगेट किया जाए कि किसको मारना है, किसको नहीं मारना है। और इसके अलावा यहूदियों को मारने में सिटीजनशिप एक्ट का बहुत बड़ा किरदार था हिटलर के द्वारा जो लाया गया था। हिटलर ने हालांकि ये कहा था कि इस कानून से किसी भी यहूदी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, जिस तरीके से हमारे अमित शाह ने भारत में CAA का कानून लाया था और कहा मुसलमानों को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल कुछ इसी तरह की भाषा हिटलर बोल रहा था जर्मनी में। वो कह रहा था कि यहूदियों को ये सिटीजनशिप एक्ट कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आपने देखा कि यहूदियों का पूरी तरीके से सफाया हो गया हिटलर के द्वारा जर्मनी से। इसके अलावा न्यूरमबर्ग लॉज का ये भी एक पॉइंट था कि कोई भी यहूदी जर्मन से शादी नहीं करेगा, और ये भी एक बात थी कि कोई भी यहूदी जर्मन से प्रेम संबंध भी नहीं रख सकता है, यानी किसी भी जर्मन लड़की से या लड़के से किसी तरह का कोई प्रेम संबंध नहीं हो सकती है, शादी नहीं हो सकती है। क्यों? इसलिए कि ये माना जाता था कि जर्मन जो है वो प्योर ब्लड है, उसमें किसी तरह का मिक्स नहीं होता है, और वो आर्यन ब्लड है, और ये जो नॉन जर्मन है वो जर्मन के कंपैरिजन में किसी तरह से भी खड़े नहीं हो सकते हैं, और खासतौर से यहूदी तो बिल्कुल नहीं खड़े हो सकते हैं। साथ ही साथ न्यूरमबर्ग लॉज में यह भी कहा गया कि कोई भी यहूदी अपने घर में किसी भी जर्मन लड़की को या औरत को जिसकी उम्र 35 साल से कम हो वो
नहीं रख सकता है काम करने की गरज से या किसी और के, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस बढ़ जाते हैं, शादी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये किसी भी सूरत में जर्मन के तानाशाह हिटलर को एक्सेप्ट नहीं था। तो इस तरह हिटलर ने न्यूरमबर्ग लॉज लाया और इन लॉज के जरिए से यहूदियों को हिटलर ने इतना बांध दिया सोशली इकोनॉमिकली कि वो उठ नहीं सकते हैं दोबारा। आपको बताएं इस कानून का न्यूरमबर्ग लॉज क्यों कहा गया। दरअसल न्यूरमबर्ग एक शहर है, वहीं पर ये कानून बनाए गए थे, इसीलिए इसका नाम न्यूरमबर्ग लॉज रखा गया था। आपको पता होना चाहिए कि जिस पार्टी ने यहूदियों का नरसंहार किया था उसका नाम था नाजी पार्टी। उसको कहते हैं नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ये जो फोटो में आप देख रहे हैं इसी शख्स का नाम हिटलर है और ये उनकी पार्टी का सिंबल था। इनफैक्ट 1933 में जब नाजी पार्टी ने हिटलर की पार्टी को सत्ता मिली तो उसके ऊपर राष्ट्रवाद का भूत इतना बुरी तरीके से सवार हो गया कि उसने जर्मन के पॉपुलेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। एक हिस्से को उसने नेशनल कॉमरेड और दूसरे को कम्युनिटी एलियंस कहा। नेशनल कॉमरेड का मतलब जर्मन ब्लड, जो प्योर जर्मन है यानी ओरिजिन जर्मन है, यानी इनमें किसी तरह का मिक्सअप नहीं हो सकता है। और दूसरा कम्युनिटी एलियंस, जो एक तरीके से जर्मनी में धरती पर बोझ बने हुए थे अकॉर्डिंग टू हिटलर। उनमें मुख्य तौर पर ज्यूज थे, कम्युनिस्ट थे, सोशलिस्ट थे और उसके अलावा भी जो भी हिटलर की विचारधारा से मेल नहीं खाते थे वो सब धरती के बोझ बने हुए थे अकॉर्डिंग टू हिटलर। यही वजह है कि जर्मनी के पॉपुलेशन को हिटलर ने दो हिस्सों में डिवाइड किया और इसको तो उसने प्रोटेक्शन दी, बहुत सुपीरियोरिटी दी, लेकिन इस कम्युनिटी को उसने पूरी तरह से ख़त्म करने का मंसूबा बनाया और इन्हीं पर होलोकॉस्ट को प्रैक्टिस किया गया। आपको बता दें कि हिटलर ने होलोकॉस्ट के लिए, लोगों को मारने के लिए कैंप्स बनाए थे और बहुत बड़े पैमाने पर पूरे यूरोप में, यानी यूरोप के कई सारे देशों में ऑलमोस्ट 44,000 कैंप्स बनाए गए थे, जिसमें से कुछ डिटेंशन सेंटर थे जिनको कंसंट्रेशन कैंप बोलते हैं और कुछ डेथ कैंप थे जिसको एक्सटर्मिनेशन कैंप्स बोला गया। तो इन कैंप्स की बुनियाद इसलिए रखी गई थी ताकि जो लोग, ख़ासतौर से जो पोलैंड पे इन्वेड किया था 1939 में, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो जो भी प्रिजनर्स थे, पोलैंड प्रिजनर्स, उनको उसमें रखा जाना था, यहूदियों को रखा जाना था, क्योंकि यहूदियों को, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उनको सेग्रीगेट कर लिया गया था, अलग कर लिया गया था येलो बैचेस के ज़रिए से। उनके लिए एक नागरिकता का कानून अलग से लाया गया ताकि उनको नागरिकता सिद्ध करनी पड़े और जो लोग सिद्ध न कर पाएँ उनको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाए। तो इस तरीके से बेसिकली एक बहाना था यहूदियों को मारने का हिटलर का। अब उन तमाम बहाने को उसने अकम्प्लिश कैसे किया, इन तमाम कैंपों में मार करके किया। और आप देखिए कि कितना बड़ा कैंप है और उसमें अलग अलग जगह पर ये आप देख सकते हैं कि ये वो चिमनी है, गैस की चिमनी, जहाँ पर यहूदियों को ला करके मारा जाता था और ज़ाइक्लोन बी नाम का गैस इन पर छोड़ा जाता था और बहुत 15 से 20 मिनट के अंदर पूरी बॉडी ख़त्म हो जाती थी और फिर उस राख को एक तरीके से वहीं पास ही में गड्ढा है उसको फेंक दिया जाता था। तो इस तरीके से आप देखिए क्रेमेटोरियम पूरा बनाया गया था और मारने के लिए। वैसे तो हिटलर ने बहुत सारे कैंप्स और एक्सटर्मिनेशन कैंप बनाए थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैंप था वो ऑश्विट्ज़ कैंप था, जो पोलैंड में बनाया गया था, साउथ पोलैंड में। तो वहाँ पर आप देखिए कि कितना बड़ा कैंप है, ये बहुत बड़ा कैंप था और उस कैंप में मतलब ऑलमोस्ट 40 बैरक्स थे, उसमें फ़ौजी रहते थे और फिर उन लोगों को रखा जाता था। और न सिर्फ रखा जाता था बल्कि उनको किस तरीके से, कितनी दयनीय कंडीशन में वहाँ के कैदियों को रखा जाता था और इसमें सफोकेशन से बहुत सारे लोग मर जाते थे और उनको डेथ कैंप की तरफ लाया जाता था और यहाँ ला करके उनको सेग्रीगेट किया जाता था। औरतों बच्चों को अलग कर लिया जाता था, मर्दों को अलग कर लिया जाता था और मर्दों को उनके कपड़े उतरवाए जाते थे और फिर उनको नहलाने के नाम पर भेजा जाता था चिमनी में। यहाँ बाहर किसी को नहीं पता होता था कि क्या हो रहा है, लेकिन अंदर जा करके उनको मार दिया जाता था और लोग समझ नहीं पाते थे आखिर ये क्या कुछ हो रहा है। अगर समझ पाते तो एक रिवोल्ट हो जाता, अपराइजिंग हो जाती। तो यही वजह है कि बहुत ही चुपके से ये तमाम चीज़ें हो रही थी और कभी भी हिटलर ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर नहीं किया कि हम यहूदियों को मारेंगे या मार रहे हैं, लेकिन ये तमाम कुछ हो रहा था, सब कुछ धीरे धीरे चल रहा था। लोगों को भनक नहीं पड़ रही थी क्योंकि उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था और मीडिया भी था तो थोड़ा बहुत बड़ा नाम था जिस पर एक तरीके से हिटलर ही का कंट्रोल था। हिटलर दो तरीके से मीडिया को कंट्रोल कर लेता था, कुछ को तो पैसा दे करके और कुछ को डरा धमका करके। तो जिस तरह से आज हमारे भारत में मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, बिल्कुल कुछ इसी तरीके से वहाँ भी हिटलर जर्मनी में मीडिया को कंट्रोल करता था। तो मीडिया भी इन तमाम चीज़ों को दिखा नहीं सकता था और इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उसने एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर रखा था जिसका नाम था जोसेफ गोबेल्स। यानी दुनिया में आपने ये नहीं सोचा होगा, देखा होगा कि कोई प्रोपेगेंडा मिनिस्टर रखता हो, और जोसेफ गोबेल ये बाज़ाब्ता प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था हिटलर का। अब सोचिए कि ये मिनिस्ट्री थी, प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री थी, और ये जोसेफ गोबेल ही था जिसने एक बार कहा था कि अगर किसी भी झूठ को 100 बार बोल दिया जाए तो वो झूठ सच लगने लगता था।
ये आपने खूब सुना होगा, लेकिन ये नहीं सुना होगा ये दरअसल किसका कॉल है, किसका कोट है। ये जोसेफ गोबेल ही का कोट है, जो हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। तो आप देखिए किस तरीके से हिटलर ने वहाँ के लोगों को राष्ट्रवाद का भांग पिला दिया था, और लोग इतना बुरी तरीके से उस अफीम के शिकार हो गए थे राष्ट्रवाद के चक्कर में कि मतलब वो भूल गए थे कि उनको करना क्या है, किसको मारना है, किसको गिराना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो जो हिटलर कह रहा था वो उनको माई बाप समझे जा रहे थे, और हिटलर की एक एक बात को मतलब गीता कुरान की तरह एकदम सही समझ रहे थे। उसमें किसी तरह की चेंजिंग वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उसकी मिसाल हम भारतीय लोग इसलिए ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे भारत में भी कुछ इसी टाइप के लोग पाए जाते हैं, जिनको कुछ लोग अंधभक्त कहते हैं या भक्त कहते हैं, हम तो उन्हें कुछ नहीं कहते हैं। तो बहरहाल कुछ इसी तरह का मामला जर्मनी भी था, और वहाँ भी भक्त या अंधभक्त पाए जाते थे, और बिल्कुल पूरी तरीके से वो आँख उनकी बंधी हुई थी, उनको कुछ दिखाई नहीं देता था, बस वही दिखाई देता था जो उनके माई बाप गुरुदाता हिटलर जी बोलते थे, और उसके अलावा उनको कुछ समझ में नहीं आता था। तो कुल मिलाकर के कहें कि हिटलर की एक पार्टी थी जिसका नाम नाजी पार्टी था, जिसकी छत्रछाया में तमाम चीज़ें हो रही थी, और कर कौन रहा था? हिटलर के ही कुछ ट्रूप्स थे जिसको एसएस ट्रूप्स बोलते थे। वो उसमें एक तरीके से अनपढ़ लोगों को भर लिया गया था, अफीम गांजा चरस फूकने वाले उसमें आ गए थे, उनको ज्वाइन करा लिया गया था, और फिर वही लोग वो मार रहे थे। और जब वो उन्होंने बर्लिन में किताबों को जलाया था, बुक्स को जलाया था, तो वो इतनी ज़्यादा तकलीफदेह बातें थी। ये एसएस के ट्रूप्स नहीं जलाया था, सोचिए क्यों? इसलिए कि वो जाहिल गंवार थे, उनको किताबों से कोई वास्ता नहीं था, ज्ञान का कोई उनको पता नहीं था, तो इसलिए वो किताबों को जला रहे थे। कितना दुखदाई मंजर था, आप देख सकते हैं कि किताबों को जलाना कितना दुखदाई मंजर हो सकता है। अब अगला सवाल यह है कि कितनी संख्या में ज्यूस को यानी यहूदियों को मारा गया था होलोकॉस्ट के दौरान। इसका कोई स्पेसिफिक आंकड़ा इसलिए नहीं बताया जा सकता है क्योंकि अलग अलग आंकड़े हैं, अलग अलग दावे हैं। कहीं पर 6 मिलियन बताया जाता है, कहीं 4.2 मिलियन यानी 42 लाख बताया जाता है, कहीं पर 10 से 15 लाख बताया जाता है। ये अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन कॉमनली लाखों की संख्या थी, इतना तो कहा जा सकता है। हाँ, अगर बीबीसी आंकड़ों की बात करें तो ऑशविट्स कैंप में 11 लाख लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 10 लाख जो थे वो यहूदी थे, मारे गए थे। बाकी उसके अलावा जो सोशलिस्ट थे और दूसरे लोग थे जो हिटलर से सहमति नहीं रखते थे। तो कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 10 से 15-20 लाख की संख्या हो सकती है, जिस तरीके से वहाँ म्यूजियम में रखे कपड़ों और जूतों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बहरहाल हम होलोकॉस्ट से संबंधित कुछ आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं, ताकि वो जो ढिढोरा पीटा जाता है कि 6 मिलियन जूस को होलोकॉस्ट में मार दिया गया था, वो क्या आंकड़े सही भी हैं या सही नहीं है, या वो एक तरीके से सिंपैथी गेन करने के लिए दुनिया भर से ये एक प्रोपेगेंडा सॉन्ग रचा गया था। तो आप ये देखिए कि यूनाइटेड स्टेट होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम का ये पब्लिकेशन है। इसमें जूस पॉपुलेशन 1933 में जो दिखाई गई है, इसमें आप देखिए कि 5 यानी 5.5 लाख पॉपुलेशन यहाँ दिखाई गई है 1933 में, जिसमें से ऑलमोस्ट 37,000 जूश वहाँ माइग्रेट कर गए थे 1933 में, तो बचे थे 5,23,000। फिर भी अगर मैं मान लूँ कि 5 लाख 5.5 लाख यहाँ जर्मनी में बचे थे, और पोलैंड में रहे होंगे 10-15 लाख, तो कुल मिलाकर के 15-20 लाख या 30 लाख यहूदी थे ही। तो इतनी बड़ी संख्या में जब थे ही नहीं, तो इतनी बड़ी संख्या में मारे कैसे गए? और हालांकि बहुत बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट भी कर गए थे, वहाँ से चले भी गए थे, हिजरत पर कर गए थे, अमेरिका और दूसरे देशों में जाके चले गए थे। आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो बहुत बड़े एक साइंटिस्ट गुजरे हैं, वो भी यहूदी थे और वो भी जर्मनी में रहते थे। लेकिन फाइनली जब उनको ये समझ में आ गया कि अब यहाँ हमारा रहना ठीक नहीं है, तो वो पतली गली से निकल लिए यहाँ से, यानी चुपके से चले गए, और फिर अमेरिका में चले गए, बेल्जियम गए, बेल्जियम के बाद अमेरिका में चले गए। और आपको बता दें कि इजराइल को कायम करने में अल्बर्ट आइंस्टाइन का बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि अल्बर्ट आइंस्टाइन को ये भी कहा गया था कि आप पहले प्रधानमंत्री बन जाइए, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मना कर दिया, और फाइनली डेविड बेन गुरियन को पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन वहाँ से निकल लिए थे चुपके से, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में यहूदी वहाँ पर बच गए थे और मारे गए। अब आप ये सोचिए कि यहूदी मारे क्यों गए? तो दरअसल इनके खिलाफ एक एंटीसेमिटिज्म मूवमेंट चल रहा था। एंटीसेमिटिज्म का मतलब ये होता है कि जिस तरह से एंटी मुस्लिम होता है ना, इस्लामोफोबिया जिसको बोलते हैं, इसी तरह से यहूदी फोबिया भी चल रहा था। एंटीसेमिटिज्म को अगर हम वर्ड टू वर्ड डिस्क्राइब करें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जो भी सीमाइट ट्राइब के रहने वाले हों और हिब्रू या अरमाइक बोलते हों, वो ऐसे लोग चाहे वो कोई भी हो सकते हों, उनके खिलाफ एक मूवमेंट चल रही थी। तो जाहिर सी बात है ये तमाम लोग हिब्रू वगैरह यहूदी ही बोलते थे, तो इसी वजह से यहूदियों के खिलाफ एक मूवमेंट चली गई। जैसे यहाँ इस्लामोफोबिया चलता है, वैसे यहूदी फोबिया चलने लगी, और ये कहा जाने लगा कि यहूदी बहुत चालाक होते हैं, बहुत मक्कार होते हैं, ये किसी के सगे नहीं होते हैं, ये अपनों को भी धोखा दे देते हैं। इसके अलावा जिस तरह हिटलर ने भी ये समझा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी के हार का कारण यही बने हुए थे क्योंकि उन्होंने धोखा दिया। तो कुल मिलाकर के ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था लोगों के दिलों में, और हिटलर के जो प्रोपेगेंडा
प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे, जैसा कि मैंने बताया जोसेफ गोबेल, तो वो उन्होंने दोनों के दिनों में इतना ज़्यादा भर दिया था कि लोग उस पर बिलीव करने लगे थे। और फाइनली इन यहूदियों के खिलाफ पूरी एक हवा चल गई और इनको मारा जाने लगा, प्रोसिक्यूट किया जाने लगा और इनका प्रोसिक्यूशन बढ़ गया। और एक तरीके से यहूदी एक गाली के तौर पर होने लगा। जैसे कि आप किसी को गाली देना हो तो कुत्ता कह दीजिए, सूअर कह दीजिए, ऐसे ही अगर किसी को गाली देना हो ज़माने में तो यहूदी कह दीजिए। ये बहुत बड़ी गाली के तौर पर इनका नाम इस्तेमाल किया जाने लगा, यानी इतनी शदीद नफरत होने लगी। और जब यहूदियों को इतना ज़्यादा मारा जाने लगा तो उसके लिए ज़ायनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई और थियोडोर हर्जल ने उसकी शुरुआत की। वो एक तरीके से हम इसकी पूरी एक लंबी कहानी है, हम इस पर बाद में बात करेंगे, एक पूरा वीडियो बनाएंगे कि जूश की पूरी हिस्ट्री क्या है। और ये भी बताएंगे कि यहूदियों का प्रोसिक्यूशन कब से शुरू हुआ, इन्होंने कैसे बैंकिंग में शुरुआत की और ये फाइनली इजराइल तक कैसे पहुँचे। और आज ये जो पूरा तांडव मचा रहे हैं हमास के साथ, जो लड़ाई कर रहे हैं, सिविलियंस को मार रहे हैं, टारगेट किए जा रहे हैं सीधे सीधे, ये अपनी हकीकत तक कैसे पहुँचे। तो ये आपने देख लिया कि इनको मारा किसी और ने और ये मार रहे हैं आज किसी और को। यानी इनके साथ जो प्रोसिक्यूशन हुआ वो क्रिश्चियन दुनिया ने किया, यानी क्रिश्चियंस ने किया। ये ऐसा नहीं कि हिटलर ने इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूशन किया है। ये रशिया के जो ज़ार थे उन्होंने भी इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूशन किया है, यानी रशिया के ज़ारों ने इनको बहुत मारा यहूदियों को। इसी तरीके से हिटलर ने भी बहुत मारा, पूरे यूरोप में ये मारे गए, भगाए गए, परेशान किए गए। लेकिन आज वो बदला किससे ले रहे हैं? वो मुसलमानों से बदला ले रहे हैं। जिन मुसलमानों ने इनका वेलकम किया था, स्वागत किया था पैलेस्टाइन में, आज वो उनके घर में जाके मेहमान बने हुए थे और फिर बाद में वही उनके खिलाफ सीधे सीधे हो गए। तो इसी को कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल और इसी को कहते हैं करे कोई भरे कोई। आपको बता दें कि जो होलोकॉस्ट घटना हुई है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले 1933 में हिटलर को सत्ता मिल गई थी और उसके बाद ही से उसने यहूदियों को टारगेट करना शुरू कर दिया था। और 39 से यानी 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1 सितंबर को, और 1 सितंबर को जर्मनी ने पोलैंड पर इन्वेड कर दिया था, हमला कर दिया था। तो इसके नतीजे में युद्ध घोषित कर दिया गया और दुनिया दो धड़ों में बट गई। एक को अलाइड पावर कहा जाने लगा, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका और सोवियत यूनियन, तो वो एक तरफ थे, एक बड़ी ताकत उस तरफ थी, और दूसरी तरफ एक्सिस अलायंस थे जिसमें जर्मनी था, इटली था, जापान था। तो इस तरह ये दोनों अलायंस लड़ रहे थे, अलाइड पावर्स और एक्सिस अलायंस। ये एक्सिस अलायंस हार गया था क्योंकि इधर बहुत बड़ी बड़ी ताकतें थीं। तो इसकी वजह से सिर्फ हिटलर की सनक की वजह से ये जंग नहीं जीती जा सकती थी। फाइनली ये जंग हार गया था और हिटलर ने आखिरकार अपने एक बंकर में 1945 में ख़ुदकुशी कर ली थी। और कहा जाता है कि अपनी ख़ुदकुशी से कुछ ही दिन पहले एवा ब्राउन से शादी की थी और फाइनली वो भी मर गया, एवा ब्राउन भी मर गई। और इस तरीके से एक सेकेंड वर्ल्ड वार का ख़ात्मा हुआ और फाइनली उसके बाद ही 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ ताकि थर्ड वर्ल्ड वार न होने पाए। लेकिन फ़िलहाल की जो सिचुएशन है उससे ऐसा लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है, क्योंकि इस वक्त इजराइल और हमास दोनों एक दूसरे के सामने हैं, आमने सामने हैं, और एक तरीके से दुनिया लामबंद हो रही है। फिर से दो अलग अलग धड़ों में दुनिया बढ़ती जा रही है। एक तरफ अमेरिका है और फ्रांस है, ब्रिटेन है, इस जैसी बड़ी बड़ी ताकतें हैं। खुद इजराइल एक बड़ी ताकत है। दूसरी तरफ टर्की है, रशिया है, पाकिस्तान है, यूएई है और सऊदी अरब है, और दोनों आपस में टकराने को हैं। खुदा न करे हालात और ज़्यादा ख़राब हों और हम थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ चले जाएं, क्योंकि अगर थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ चले गए तो ये मान लीजिए कि दुनिया का अंत निश्चय है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि करे कोई और भरे कोई और, यानी जुल्म किसी और ने किया, बदला किसी और से लिया जा रहा है। जिन ईसाइयों ने इन यहूदियों को मार मार करके इनके घरों से निकाला था, इनको गैस चैम्बर में डाला था, आज वही ईसाई इन यहूदियों के हमदर्द बने बैठे हैं और दोनों एक साथ पेंगे लड़ा रहे हैं। आपको बता दें, लेकिन वक्त का हिसाब होता है, वक्त हिसाब लेता है तो बहुत अच्छे से हिसाब लेता है, और उम्मीद है कि वक्त ज़रूर हिसाब लेगा। और इन दिनों जहाँ तक मुसलमानों के दोगलेपन का सवाल है तो इस पर अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद। हम ये कहते थे कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। तुम तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो।